अच्छा, आपके पास एक ऐसा मरीज़ आया जो कि बातें नहीं करता। आने आके कहा इसकी बातों की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बोलता रहता है। हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है? ऐसी गल्लन दी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बोलता है, इसकी बातों की समझ नहीं आती। डायग्नोसिस क्या हो सकता है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, डिसआर्थ्रिया ऑफ स्पीच, कुछ भी हो सकता है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट भी हो सकता है। आपने कैसे पता लगाना है क्या है? अ डिटेल हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पूछोगे? पैदा हुआ था तो रोया था। क्यों जरूरी है ये सवाल? क्योंकि डेवलपमेंट वो वाला ऑक्सीजन फोकस हो इसके इससे स्पीच साउंड का क्या मसला चल रहा है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सवाल आपने पूछा और वो पैदा होकर नहीं रोया था तो यू हैव अ हिंट कि शायद कोई न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है और डिसार्थ्रिया हो सकता है शायद। ये एक सवाल डायग्नोस्टिक नहीं है, मैं बता दूँ। इस सवाल से आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, लेकिन आप अगैन बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, ब्रिक्स बना रहे हो, डायग्नोसिस बना रहे हो। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैदाइश से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? मदर को जब शी वाज कंसीविंग चाइल्ड उस वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? आपको पता है टॉर्च इन्फेक्शन हैं, बाकी चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं, उनमें से कोई पूछो कि ट्रामेसिस स्मूथ रहे थे आपके, उसके बाद पैदाइश के वक्त रोया था, कैसी डिलीवरी हुई थी, एवरीथिंग। क्यों हम पूछ रहे हैं? टू रूल आउट एनी न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट, एनी डेवलपमेंटल एलिमेंट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा कि कब इसने बोलना शुरू किया, चलना फिरना टाइम पे था। माइलस्टोन्स को आपने थोड़ा सा हिंट कर दिया कि कौन कौन से माइलस्टोन्स ये आप देखोगे कि आगे उन चीज़ें करते कैसे कैसे करा था। फिजिकल माइलस्टोन्स पूछेंगे हम, कॉग्निशन के माइलस्टोन्स पूछेंगे हम, स्पीच के माइलस्टोन्स पूछेंगे हम। अच्छा, फिर हम आगे आ गए। नेक्स्ट हमने पूछा कि अच्छा अब कितनी बातें कर लेता है, अभी आपकी अपनी बात समझा लेता है, कैसे समझा लेता है? इशारों में बात कर लेते हैं। नाउ यू विल नो कि अच्छा हाँ कि रिसेप्टिव लैंग्वेज बेहतर है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ठीक नहीं है, राइट। कि इसकी बातों की समझ नहीं आ रही, बातें कर रहा है, समझा लेते अपनी बात, तो यू विल रूल आउट ऑल द अदर डिसऑर्डर्स कि हाँ जी स्पीच का ही मसला है खाली। रिमेंबर, मसले दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, लैंग्वेज का स्पीच का इकट्ठे भी आ सकता है, दोनों मसले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी को मसला हो जो कि स्पीच के मसले के साथ है, दोनों मसले इकट्ठे भी आ सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया सवाल कि अच्छा जी अब हम देख लेते हैं कि अच्छा स्पीच में क्या मसला है। आपने अपनी निकाली चेकलिस्ट, उससे पहले आपने कर लिया ओरल मोड एग्जामिनेशन। ओरल मोड एग्जामिनेशन में आपने क्या किया? मुंह खोला, आपने अपने ग्लव्स पहने, आपने मास्क पहना, आपने माउथ में देखा कि जी पहले आपने एड्रेस देखा, ड्यूरिंग सस्टेन पोस्चर देखा और ड्यूरिंग मूवमेंट देखा, तीनों चीज़ें। एड्रेस आप क्या देख रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया था एड्रेस आप क्या देख रहे हैं, आप शेप देख रहे हैं, आप साइज देख रहे हैं, आप कलर देख रहे हैं ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ड्यूरिंग सस्टेन पोस्चर देख रहे हैं कि अगर मैं एंड्योरेंस चेक करूँ कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। फिर आप देख रहे हैं ड्यूरिंग मूवमेंट कि मूवमेंट इसकी प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, और मूवमेंट जो है वो कमांड पे होती है कि नहीं होती है, एप्रेक्सिया को रूल आउट करने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीज़ें आपने देख ली। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने लिप्स को, मैंने पहले टंग की एग्जाम्पल दी, मैं आपको लिप्स की एग्जाम्पल देती हूँ। लिप्स में आपने क्या देखा? एड्रेस देखा कि कोई ड्रूप तो नहीं है, राइट, शेप ठीक है, और कोई क्लेफ्ट कोई चीज़ तो नहीं है, एड्रेस ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी ड्यूरिंग सस्टेन पोस्चर देखो, मैं आपने कहा जी टंग प्रेशर है, इसको अपने लिप्स में पकड़, राइट, अपने लिप्स में पकड़ के सस्टेन पोस्चर है। फिर आपने कहा जी ड्यूरिंग मूवमेंट, जब आपने कहना जिस टंग प्रेशर को आप पकड़ करें, पर्स करें, पकड़ करें, पर्स करें, तो आपने ये चेक कर लिया कि इसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है। एप्रेक्सिया में दे हैव प्रॉब्लम doing programmed motor movements. When you ask a child or a person to do a programmed motor movement, तो उनको प्रॉब्लम होती है करने में एप्रेक्सिया में। तो आप बच्चे को बोले कि ज़बान बाहर निकालो, तो वो ज़बान बाहर निकालने में उसको मसला, अगर आप लॉलीपॉप दे देंगे तो वो आराम से क्लिक कर सकता है, apparently, right? So एप्रेक्सिया क्या है? Absence of praxia. Praxia is called praxis. प्रैक्टिस आता है टर्म क्या है? प्रैक्टिस टर्म क्या है कि आपकी मोटर मूवमेंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस समझ ली क्या होता है? बार बार दोहराना किसी चीज़ को। जब कुछ हमने बार बार दोहराना है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो मोटर पैटर्न होता है ना, बन जाता है, तो मोटर पैटर्न जो बना है उसको आपको, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, एप्रेक्सिया कहते हैं। समझ आ गया? तो आपने चेक कर लिया। ओरल मोटर एग्जामिनेशन में आपने लिप्स चेक की, आपने टंग चेक की, इस तरीके से तीनों चीज़ें मैंने क्या क्या बताई आपको? एड्रेस ड्यूरिंग सस्टेन पोस्चर ड्यूरिंग मूवमेंट, तीनों चीज़ें आपने चेक कर ली। आपने ज़बान की चेक की, आपने लिप्स की चेक की, आपने पैलेट चेक किया, स्ट्रक्चर चेक किया, फंक्शन चेक किया, आपको समझ आ गया कि हाँ जी ओरल मोटर एग्जामिनेशन परफेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया कि कोई स्ट्रक्चर एरर नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर खराब है इस वजह से नहीं बोल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के दांत आगे वाले नहीं होते, चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, केरीज हो जाती हैं, तो दांत खराब खत्म हो गए, उनमें दांत जब तक नहीं आएंगे तो वो नहीं बोल सकेंगे, राइट। जब
उनके अपने दांत नहीं आते। अच्छा, समझ आ गया? दांतों की मिसअलाइनमेंट आपने देखी, दांतों की आपने स्ट्रक्चर देख लिया, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट आप आगे आपने क्या देखा कि ऑलमोस्ट तो ठीक था, हिस्ट्री भी ठीक थी। अब मैं देखती हूँ कि स्पीच साउंड में क्या कर रहा है। आपने अपनी चेकलिस्ट निकाली, उसमें आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल सारे जितने भी स्पीच साउंड्स हैं आपके उर्दू लैंग्वेज के या इंग्लिश लैंग्वेज के जो यूजुअली हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, उनको आपने साउंड बाय साउंड वर्ड्स के अंदर असेस कर लिया फॉर एग्जांपल। और इसमें भी आपके पास लेवल्स होते हैं, कभी कभी हम करते हैं असेस सिलेबल के अंदर भी, वर्ड इनिशियल सिलेबल इनिशियल की। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सफ़ा है, एक ही सिलेबल में सारा आ जाता है, तो सिलेबल की फर्स्ट में जिसे हमने अक्सर स्टैमरिंग भी असेस करते हैं ना सिलेबल के लेवल पे, उस तरह स्पीच साउंड में हम सिलेबल के लेवल पे भी असेस करते हैं। आप लोगों ने जो अपनी चेक्स बनाई हुई है वो वर्ड के लेवल पे बनाई हुई है, मैं आपको वर्ड के लेवल पे बता देती हूँ। तो वर्ड के लेवल पे क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ब का साउंड है, तो ब मैंने असेस किया जी बबल में, ब मैंने असेस किया बॉल में, ब मैंने असेस किया आब में, माप में, और इस तरह की जिसमें एंड में आता है ब और शुरू में आता है और मिडल में आता है। तो व्हाट यू विल असेस कि whether the child is able to say a sound in initial, middle and final level of a word। ये बड़ा पुराना तरीका है वैसे असेसमेंट करने का, ट्रेडिशनल तरीके असेसमेंट करने का। बहुत से और तरीके भी आ चुके हुए हैं जिनको आप असेसमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ गया? इस तरह सारे जितने भी आपके फोनीम्स हैं आपने उनको सर्च कर लिया वर्ड्स के अंदर इनिशियल, मिडल, फाइनल लेवल पे। हो गया? इसको करने के बाद आपके पास एक चेकलिस्ट बच जाएगी। अब पता लग जाएगा कि ये वाला साउंड वो नहीं बोल रहा था, ये वाला साउंड वो बोल रहा था, ये वाला साउंड उसने तीनों लेवल पे नहीं बोला, उसने कहीं पे भी नहीं बोला ये वाला साउंड, राइट? ये साउंड उसने ना इनिशियल में बोला, ना मिडिल में बोला, ना फाइनल में बोला। कुछ साउंड ऐसे होंगे जो इनिशियल में नहीं बोल रहा होगा, मिडिल में बोल रहा होगा, फाइनल में बोल रहा होगा। अच्छा, जो ऐसे साउंड्स होंगे ना उसका मतलब एक तो उसकी प्लेसमेंट है, उसके पास उन साउंड्स की प्लेसमेंट है, लेकिन वो उनको वर्ड में बोल नहीं रहा, तो इनको आप अलग रख दो। लेकिन जिन साउंड्स की प्लेसमेंट जिसने बिल्कुल भी नहीं बोले वो आप अलग रख लो। जिनकी प्लेसमेंट ही नहीं है वो है आर्टिकुलेशन वाले साउंड्स, जो उसने सीखे हुए नहीं है। मैंने बताया था आर्टिकुलेशन एरर्स आर बिकॉज ऑफ द चाइल्ड डजंट हैव द प्लेसमेंट और मैनर ऑफ द साउंड। उसने नहीं सीखा हुआ, आप सिखा दोगे आ जाएगा। सिखाने के तरीके भी ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी है, डिस्टिंक्टिव फीचर एनालिसिस है, और बड़े तरीके हैं सिखाने के, मिनिमल मैक्सिमल पेयर है, तरीके हैं सिखाने के, वो हम थेरेपी में पढ़ते हैं। समझ आ गया? अब जिन साउंड्स के उसके पास प्लेसमेंट और मैनर है लेकिन वो वर्ड के अंदर नहीं बोल रहा, जब एक लफ्ज़ बोलता है नहीं बोलता, अम्मा आती कहती ABC पूरी बोल रहे थे लेकिन लफ्ज़ों में इसकी बातों की समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं। आई टोल्ड जो मेरी बेटी शिबिश बोलती है, राइट, और भी ऐसे कुछ वर्ड्स बोलती है डिफरेंट, गमरी लग रही है, तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बोलती है कि उसके लिए अभी वो 2.5 साल की, तो उसके लिए ये चीज़ें नॉर्मल है कि वो ऐसे फोनोलॉजिकल प्रोसेस कर सकती है। तो ये वो वाली जो आपके पास अलग आपने लिस्ट बना ली थी ना जिन साउंड्स की, जो कि आपके पास ऐसे थे जिनकी इनिशियल, मिडिल, फाइनल लेवल पे नहीं आ रहे हैं, किसी का इनिशियल नहीं है, किसी का फाइनल नहीं, किसी का मिडिल नहीं है, उनको अब आपने असेस करना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर का, ये कौन सा फोनोलॉजिकल प्रोसेस लगा रहे हैं यहाँ। फिर आप करेंगे फोनोलॉजिकल प्रोसेस के असेसमेंट, फिर आप उसको उस नज़रिए से देखेंगे। समझ आई? आप उसको इस नज़रिए से देखेंगे कि कोई फोनोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं लगा रहा है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप सिंगल वर्ड की जगह थोड़ा से लफ्ज़ों को बढ़ा के असेसमेंट करें, जुमले में असेसमेंट करें। आप देखें, आपने अगर बैक का ब उसने आपने असेस करना है या आपने ट असेस करना है, तो ट का कोई जुमला हो छोटा सा, कोई फ्रेज छोटा सा जो वो बच्चा बोले, ताकि आपको असल में पता लगे कि ये बच्चे का वाकई में लफ्ज़ों का इन्फ्लुएंस है या किसी और वजह से नहीं बोल रहा। समझ आ गया? सो फोनोलॉजिकल असेसमेंट आप जब करेंगे आपको पता लग जाएगा कि अगैन ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है, आर्टिकुलेशन की भी और इसकी भी ट्रांसलेशन के साथ करेंगे, राइट? फोनोलॉजिकल के असेसमेंट में आपने पता लगा लिया आपको कि ये सिचुएशन हो रही थी और वो इस तरह से चल रहा था। अभी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 आपके पास आगे सिलेबल स्ट्रक्चर के एरर्स, नंबर 2 आपके पास आगे जी सिमुलेशन के एरर्स, नंबर 3 आपके पास आगे जी सब्स्टिट्यूशन के एरर्स। और ये 3 एरर्स क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि बच्चा अपने वर्ड्स को अपनी एज में सिंप्लीफाई कर रहा होता है अपनी तरफ से। उसके लिए उसको वो लफ्ज़ मुश्किल लग रहे होते हैं बोलने, वो सिंप्लीफाई करता है तो वो इस तरह बोल लेता है। समझ आया? एक हद तक करता रहेगा ठीक है, एक हद से ज़्यादा चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं मनाल के साथ अपनी बेटी के साथ गमरी ही बोलती रहूँ गर्मी को कि मुझे अच्छा लग रहा है, प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है, तो वो गर्मी बोल सकती है लेकिन वो नहीं बोलेगी, वो गमरी ही कर लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों बस ले तो वो हर एक जगह आइयाँ लगा देती थी, चीज़ से ठाइयाँ दियाँ चाहियाँ, वो चीज़ चाहिए थी ना। शी वॉज लाइक 1 year old जब उसने नया बोलना शुरू किया था, तो वो कहीं कुछ चाहिए तो कहते चियाँ थाइयाँ दियाँ नेना, तो वो इस तरह बोलती थी। हम भी उसके साथ अगर इस तरह बोलना शुरू कर देंगे तो वो यही कंटिन्यू करती रहेगी। वो अभी कह सकते बहुत क्लियर स्पीच है उसकी,
कल हम दानों कह रही थी आप मुझे क्यों गिरने दे रहे हैं, एंड वी वर एनालाइजिंग कि इसने क्या बात की है कि आप मुझे क्यों गिरने दे रहे हैं। ये भी कह सकते थे कि मैं गिर रही हूँ बाबा मुझे पकड़ लो। शी वॉज ब्लेमिंग हिम कि आप मुझे, बैठी हुई थी लैब में तो साइड से स्लिप होती, वो कह सकती थी बाबा मैं स्लिप हो रही हूँ, कह रही आप मुझे क्यों गिरने दे रहे हैं। तो उसकी स्पीच और लैंग्वेज उसकी माशाल्लाह बहुत क्लियर है, बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन अभी भी थाइयाँ, जब उसने ठीक है ना मुझे उठा ले, मुझे गोदी उठाई, मुझे उठा ले, मुझे पिक इट अप, तो वो पिक इट अप उठाया नहीं बोलती, होती थाइयाँ, क्योंकि हम उसको पता है थाइयाँ ही कहते हैं, क्योंकि हमें उसका थाइयाँ पसंद है ना, तो हम उसको कहते हैं थाइयाँ। जब फिर हम, तो इसलिए वो अभी तक उसका वो कंटिन्यू, लेकिन उसका वो नहीं होना चाहिए कंटिन्यू, उसको पूरा एग्जैक्टली ही वर्ड्स बोलने चाहिए, राइट। तो दिस इज़ हाउ चिल्ड्रन की, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो मदर इज, जो पेरेंट इज है, वो एक हद तक लैंग्वेज को लर्निंग में बड़ी हेल्प करती है। जब आप उनसे हाई पिच में बात करते हैं, आप उनके साथ स्माइली फेस के साथ उनके लेवल पे आके बात करते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं। अब मनाल ने थाइयाँ बोला, मैं इतना अच्छा लगा, हम कहते हैं दोबारा बोलो दोबारा बोलो। मनाल बड़ा अच्छा किच्ची बोलती है, तो हमदान उसको अक्सर, मेरे हस्बैंड अक्सर उससे कहते हैं कि मेरे साथ कुछ सामने मुझे देख के बोलो कैसे बोल रही हो किच्ची, कैसे बोल रही हो। तो हम जब ये रिपीट करवाते हैं बच्चों से, तो बच्चों की लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है, स्पीच की प्रैक्टिस। तो मदर इज, पेरेंट इज मैटर भी करती हैं लैंग्वेज की लर्निंग में, लेकिन एक हद तक। उसके आगे फिर आपको एडल्ट तरह ही लैंग्वेज क्लियर होने के लिए आपको उस तरह की उनको फैसिलिटेट इनकरेज करनी चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपकी असेसमेंट कैसी हो रही है। आपके पास जब बच्चा आएगा, माँ आएगी, ऐदी गला में समझ नहीं आती, तो आपने उसको आर्टिकुलेशन नहीं लगा देना। आपने हर बच्चे को इस नजर से देखना है कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप सबको आर्टिकुलेशन लगाओगे ना, एप्रेक्सिया का भी नहीं ढूंढ सकोगे। आपके पास एप्रेक्सिया का बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन अनडायग्नोज होता है, क्योंकि आप डायग्नोज ही नहीं करते, आप देखते ही नहीं हो कि इसको एप्रेक्सिया भी हो सकता है, आप उसको आर्टिकुलेशन में डाल देते हो। आर्टिकुलेशन की थेरेपी और है, एप्रेक्सिया की थेरेपी और है। आपने वो पेशेंट देखी थी, नीचे हमारे पास आती थी, जो बड़ी लड़की है, उसकी बेटी भी है छोटी, आयशा नाम है उसका बड़ी पेशेंट का, और छोटी बेटी में जन्नत नाम है उसका, असल नाम। वो बड़ी लड़की को एप्रेक्सिया है, तो अक्सर हम उसको थेरेपी करवा रहे होते हैं, उसकी बेटी को भी थेरेपी करवा रहे होते हैं। तो वो हमारे पास जिस तरह उसकी भी बातों की समझ नहीं आती, बाकी सब ठीक है, उसकी बातों में उसको एप्रेक्सिया डायग्नोस किया, क्योंकि उसके जो फीचर्स थे वो एप्रेक्सिया वाले थे। तो हमारे पास कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है कि मैं डालूंगी बता देगा जी एप्रेक्सिया। इट्स योर ऑब्जर्वेशन बेटा, इट्स योर क्लिनिकल डिसीजन बेटा, इट्स हाउ यू क्लिनिकली असेस एंड मेक योर डिसीजन। आपका फैसला, आपका डिसीजन, क्लिनिकल डिसीजन किसी की ज़िंदगी में बहुत मैटर करता है। समझ आ रही है? यस। सो यू हैव टू बी वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन। हाउ डू यू टेक अ क्लिनिकल डिसीजन? आपका नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज, आपका क्लिनिकल नॉलेज, आपका लिटरेचर नॉलेज, आपकी किताबों का नॉलेज, सब कुछ मिलाओ और फिर देखो कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक हो गया? चलो, अब आपको उसको कोई सवाल है इसके अंदर? क्या हो गया मामूर? हाँ सोचो। मैम अगर कोई मदरीज लैंग्वेज यूज ही नहीं करता है किसी बच्चे के साथ, तो उसके लिए लैंग्वेज लेवल तो मुश्किल होगी, लेकिन वो खुद भी फोनोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा नहीं हो जाएंगे उसके, हो सकता है वो खुद सिंप्लीफाई करता है। ज़रूरी नहीं है। देखो, मदर इज और पेरेंट इज का फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग एरर से इतना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बच्चे खुद भी सिंप्लीफाई करते हैं लैंग्वेज को। वो छोटा बच्चा साल का 2 साल का कुछ तो दुनिया नहीं बोल सकता, शायद कोई बोल भी रहे, लेकिन इट्स डिफिकल्ट फॉर दैम, राइट? दे विल सिंप्लीफाई देयर लैंग्वेज। आपको मैं वही बता रही हूँ कि अप टू सर्टेन एज, 3 साल तक मदर इज पेरेंट इज यूज़ कर रहे हैं, बच्चे उस तरह बोल रहे हैं। आपने देखा ना फोनोलॉजिकल प्रोसेस के एजेस में 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, बस ये भी बड़ी आगे की बातें हैं। अब तो बच्चे बड़े एडवांस आ रहे हैं ना, माइलस्टोन्स भी इतनी जल्दी पिकअप करी जा रहे हैं, बड़े बच्चे एडवांस हो गए। तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि हम अपनी जो है वो बच्चों के साथ उनकी उम्र के मुताबिक बात करें। 3 साल का बच्चा है, ठीक है, आपने उसका जितना करना था कर लिया, लेकिन अब 4 साल का हो गया, भी मुझे एक मनाल खाइयाँ बोलेगी तो मुझे तो मसला होगा ना फिर, है ना? 4 साल की होगी भी वो शिबिश बोलेगी तो किसी को समझ ही नहीं आएगी, राइट? उसकी कॉग्निशन में भी मसला पड़ेगा। फिर बेटा जी, स्पीच साउंड्स का बड़ा ताल्लुक है आपकी लैंग्वेज का, आपकी फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का, आपकी फ़ॉन्ट की डेवलपमेंट का, फ़ॉन्ट की रिकग्निशन का बड़ा ताल्लुक है आपकी रीडिंग से। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेटर बी को ब कहना है, लेटर एफ को फ कहना है,
फिनिश का एक वर्ड है, उसको मनाल शिबिश बोलती है, वो लिखेगी भी शिबिश फिर इसको, समझ आई? वो लिखे हुए को पढ़ेगी भी शिबिश फिर इसको। ये जो फॉन की रिप्रेजेंटेशन है इन द माइंड, फनीम की रिप्रेजेंटेशन है इन द माइंड, ये बहुत मैटर करती है। इसी से रीडिंग भी बनती है, इसी से लिटरेसी स्किल्स भी बनती है। बच्चों को प्री स्कूल में क्या सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं एबीसी, साउंड्स क्यों सिखाते हैं, ख ख ख ट ट ट, राइट? क्यों सिखाते हैं? ताकि उनकी फॉन की फनीम की रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो जाए माइंड में, और उसकी क्लियर पिक्चर हो कि इस साउंड को इस तरह इसका लेटर ही है, राइट? अब लिखा हुआ तो वो एफ है, लेकिन मनाल फिनिश में शिबिश बोलती है, सुनती वो फिनिश ही है, बोलती वो शिबिश है, समझ आ रही? तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द माइंड, गॉट इट? सो दिस इज हाउ अब बच्चा एक जो कि जिसकी बातों की समझ नहीं आती, वो सिर्फ वो बहुत माइल्ड केस नहीं है, उसे लेट गो नहीं कर सकते आप। जितनी दुनिया पेस फास्ट चल रही है, हमारे पास टाइम नहीं है। आपको पता है ज साउंड की, स साउंड की एज बहुत ज़्यादा अभी है। यू वेट फॉर 7 years, 6 years, 5 years, नहीं आ रहा दोबारा। लेकिन स्कूल की डिमांड है, बच्चे पे प्रेशर है। बच्चा स्कूल में है और 4 साल का है, 5 साल का है, वो स नहीं बोल सक रहा, फॉर एग्जाम्पल स साउंड नहीं बोल सक रहा, स साउंड नहीं बोल सक रहा, और उसके बाकी बच्चे स्कूल के बोलते हैं। जब वो स बोलते उसके बाद की समझ नहीं आती है, तो would the child, wouldn't be child anxious, है ना? वो तो परेशान हो जाएगा। और जिस तरह की हमारी कम्युनिटी है, हम सपोर्ट ही नहीं करते बच्चों को इतना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ उनकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच पे काम करें और उनके साथ उनकी डेवलपमेंट पे काम करें बेहतर तरीके से। ठीक हो गया? और कोई सवाल है? बस मैम, लेकिन आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग की जो थेरेपी होगी, अब हमें ये पता चल गया कि ये साउंड्स फोनोलॉजिकल वाले हैं और ये आर्टिकुलेशन वाले हैं, तो उसकी असेसमेंट मतलब जो थेरेपी होगी वो सेम ही होगी? नहीं, अलग अलग होगी? अलग। इसीलिए तो इनको हमने अलग नाम दिया, डायरेक्ट डिसऑर्डर हमने अलग कर दिया, क्योंकि इनकी थेरेपी अलग है, इनकी नेचर अलग है, इनकी वजह, इनकी कॉजेज अलग है, इसलिए अलग डिसऑर्डर्स हैं। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की एक बहुत मशहूर थेरेपी है साइकिल्स अप्रोच। साइकिल्स अप्रोच बहुत इस्तेमाल होती है, मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे। और आर्टिकुलेशन के लिए भी बहुत सी थेरेपीज इस्तेमाल होती हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत इस्तेमाल की जाती है, वो ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी है, ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी TAT। उसके अलावा भी बहुत सी थेरेपीज़ हैं, बहुत से नए तरीके हैं, बहुत से टूल्स हैं जो कि साउंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पीच बडी है और बहुत से टूल्स हैं जिनको स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और नई एडवांसमेंट्स हैं। अक्सर लोग तो अल्ट्रासाउंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीच साउंड की प्लेसमेंट को सिखाने के लिए, चीज़ों के लिए, विजुअल फीडबैक इस्तेमाल हो रही है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन इनकी थेरेपी से अलग है। ये दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, एप्रेक्सिया भी डिफरेंट है, आर्टिकुलेशन डिफरेंट है, इसलिए तो डिफरेंट है, इनकी असेसमेंट डिफरेंट है, इनका कॉज डिफरेंट है, इनकी थेरेपी डिफरेंट है। दो बीमारियां मुख्तलिफ कैसे होती हैं? क्योंकि इनकी दवाई मुख्तलिफ होती है ना। मतलब हम अब फोनोलॉजिकल और आर्टिकुलेशन का तो हमें पता लग गया कि आर्टिकुलेशन प्लेसमेंट और मैनर नहीं होगा और फोनोलॉजिकल में उसके पास होगा। एप्रेक्सिया को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इन दोनों से? एप्रेक्सिया में आपके पास जब आप असेसमेंट हिस्ट्री ले रहे होगे, अगैन आपको कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट फील होगा, कुछ हिल हो गया, कुछ मसला होगा। हिस्ट्री क्लियर है, नहीं मसला ये भी हो सकता है, हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। ओरल मोड एग्जामिनेशन में आप बच्चे को बोलेंगे ओपन योर माउथ। Apraxia, verbal apraxia usually combines and co-occurs with oral apraxia as well. Oral apraxia क्या होता है? मैं आपको कहती हूँ ओपन माउथ, आपको मेरी कमांड फॉलो करने में मसला है। Apraxia is a disorder of programming and planning. मैं प्लान नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने कैसे माउथ ओपन करना है। There is a very significant feature of apraxia of speech that usually the speech therapists spot on is a struggle of the face. This error is a planning and programming error. The child wants to say लेकिन उसे नहीं बोला जा रहा, तो वो कोशिश करेगा। You will see a struggle on the face कि वो बोलना चाह रहा है लेकिन उसे उसकी
उसकी बात नहीं मान रहे उसके आर्टिकुलेटर्स। समझ आया? आसान Yes, लफ्ज़ों में आपकी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग का मसला है। व्हेन यू नीड टू से फरियाल, आपने वर्ड बोलना है फरियाल, और फरियाल में फ, अ, र, य, अ, ल कितने साउंड्स हैं। इन साउंड्स की ना पहले होती है प्रोग्रामिंग, ये ऐसे बोले जाएंगे, फिर प्लानिंग भी होती है साथ ही कि ज़बान यूं 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 करेगी, पहले यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर फरियाल बोला जाएगा।